हेलो एवरीवन, आप सभी का सिविल इंजीनियरिंग डो चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एसएससी जेईई 2080 के थ्रू सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन लिया हूं और आरआरबी जेईई के थ्रू एज ए डिज़ाइन इंजीनियर सिलेक्शन लिया हूं। तो मैं जो है सारे वीडियो के थ्रू जो भी मैं वीडियो बना रहा हूं उसके थ्रू इस दोनों डिपार्टमेंट के जो भी डाउट होते हैं वो डाउट को मैं क्लियर करूँगा। जो पूरी जर्नी चलती है हम लोग की इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, उसमें जो भी ऑब्स्टेकल्स आता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसको यहाँ से शेयर करूँगा, क्योंकि मैं दोनों प्रोसेस से गुजरा हूँ और मुझे हर एक पार्ट पता है। ठीक है, तो मैं उन सारी चीज़ों को जो है शेयर करूँगा और मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस बना रखी है इस पे। तो आप जो है अगर चाह रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए तो पहले भी जाके जो है उस वीडियोस को देख सकते हैं। और जो है इस तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं जो है वीडियो बना के आप लोग को इन्फॉर्मेशन दूँगा। ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो रेलवे में जो मेडिकल प्रोसेस होता है, मेन पॉइंट मेरा यही है, रेलवे में जो मेडिकल प्रोसेस होता है उसके सारे स्टेप्स को बता दूं, क्योंकि बहुत लोगों को मेडिकल में प्रॉब्लम होता है और जो मेडिकल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर हम सिलेक्शन ले लें, मेरिट मेरा अच्छा भी हो, लेकिन फाइनली अगर हम सारा चीज़ क्लियर कर भी लेते हैं और मेडिकल में मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, मतलब अनफिट हो जाते हैं, तो मुझे फाइनली जो है वो पोस्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी एक क्राइटेरिया में अनफिट हो जाते हैं तो मुझे जो है सिलेक्शन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि रेलवे में जब भी वैकेंसी आती है तो अलग अलग कैटेगरी के लिए आती है, अलग अलग पोस्ट के लिए आती है, सबका मेडिकल क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो वो सारी चीज़ें भी बात करेंगे हम लोग कि किन किन पोस्ट के लिए क्या क्या बातें होती हैं। ठीक है, तो रेलवे का जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेलवे का जो सिलेक्शन होता है वो आरआरबी कंडक्ट कराती है। ठीक है, हर एक जोन में जो है आरआरबी जो होती है वही कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो रेलवे में जो आरआरबी जेईई की वैकेंसी जो निकली थी और एनटीपीसी की भी चल रही है, और जो ग्रुप डी की जो वैकेंसी आती है, ठीक है, वो सारे लोग जो है इस वीडियो के थ्रू जो है मेडिकल प्रोसेस जान सकते हैं, क्योंकि मेडिकल प्रोसेस जो है वो सबका सेम होता है। हो सकता है कि कुछ क्राइटेरिया अलग हो, कुछ चीज़ों में कम टेस्ट किया जाए, लेकिन जो है लगभग क्राइटेरिया सेम रहता है, तो वो सारे लोग देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रीफ में मैं आरआरबी का जो एक प्रोसेस है वो ब्रीफली समझा देता हूँ कि फॉर्म भरने के टाइम से लास्ट प्रोसेस क्या होता है हम लोग का फाइनली सिलेक्शन तक का। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम लोग आरआरबी जेईई या आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद सीबीटी की एग्ज़ाम होता है। सीबीटी में जो है हो सकता है 1, 2 या 3 फेज़ में जो है सीबीटी कंडक्ट कराया जाए। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए हम लोग को जो है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए सीबीटी अलग अलग फेज़ में करवाना होता है। तो आरआरबी जेईई में 2 सीबीटी हुआ था, सीबीटी 1, सीबीटी 2। एनटीपीसी में जो है वो कुछ में 3 है, कुछ में 2 है। ठीक है, उसी तरह से ग्रुप डी का भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग सीबीटी एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, सारा फेज़ क्लियर हो जाता है। उसके बाद जो है हम लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, जितनी भी वैकेंसियाँ रहती है उसका जो है 1.5 टाइम्स जो है लोगों को मेडिकल और डीवी के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, डिवीज़न अलॉटमेंट होने के बाद हम लोग को एक टाइम दे दिया जाता है, एक डेट दे दिया जाता है, जिस दिन हम लोग को रिपोर्ट करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी डाउट हो वो मैं अलग से वीडियो में कवर करूँगा कि उसका क्या पूरा प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होता है जो मुझे फॉर्म भरने टाइम में ही बनवा के रख लेना चाहिए, तो फाइनली जब हम लोग का सिलेक्शन होता है उस टाइम में जो है दिक्कत नहीं होती है। और जब हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट लेके जब वेरीफाई हो जाता है हम लोग का, वहाँ पे अलग अलग लेवल पे वेरीफाई होता है। ठीक है, तो जब वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद जो है हम लोग को एक स्लिप मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट डे ही जो है हम लोग को रेलवे जो ऑथराइज्ड हॉस्पिटल है उसमें हम लोग को मेडिकल करवाना होता है। ठीक है, तो वो जो स्लिप रहती है उससे पहले हम लोग किसी को नहीं पता होता है कि कौन सा हॉस्पिटल हमें जो है ऑथराइज किया जाएगा, मतलब जो हम लोग को कौन सा हॉस्पिटल दिया जाएगा। तो जिस भी जोन में, जैसे मेरा जो है कोलकाता जोन से मैंने जो है जेईई क्लियर किया था, तो वहाँ जितने भी 5 हॉस्पिटल्स हैं उस 5 हॉस्पिटल्स में कोई भी हॉस्पिटल आपका जो है टाइप करके आता है, उनके पास स्लिप होता है। जब मेरा सारा वेरिफिकेशन ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो लोग उसको स्लिप को हम लोग को दे देते हैं और नेक्स्ट डे हम लोग को वहाँ रिपोर्ट करना होता है। उससे पहले की बात है, जब रिपोर्ट करने जाएँ तो वो बता देते हैं कि आप लोग को जो है खाली पेट जाना है, क्योंकि वहाँ पे जो है टेस्ट होता है इसलिए। ठीक है, तो सारे जो भी स्लिप मिलता है और जो हम लोग का जो पहले से सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट रहता है कि हम आरआरबी क्लियर करके आए हैं या मेडिकल कराने, वो सारा चीज़ हम लोग को लेके जो भी हॉस्पिटल है वहाँ जाना होता है। ठीक है, जाने के बाद क्या होता है कि हम लोग को एक फॉर्म मिलता है। फॉर्म
को हम लोग को जो अपना जो नेसेसरी डिटेल है वो फिल करना होता है, और जो हम लोग को स्लिप मिली होती है आरआरबी बोर्ड जहाँ हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसको उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, वो स्लिप जो है सारा सबमिट हो जाता है। जो भी रेलवे हॉस्पिटल के जो भी अथॉरिटी होते हैं वहाँ वो सबमिट ले लेते हैं, और एक एक करके जो है सारे बच्चों का जो है बैच बना देते हैं। जैसे एक दिन में अगर 40 बच्चा है तो 10-10 का बैच बना दिए, टाइम टू टाइम जो है सबका टेस्ट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग टेस्ट के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा टेस्ट होता है और हम लोग को क्या क्या प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे एज अ कैंडिडेट हम लोग अगर जब मेडिकल कराने जा रहे हैं तो हम लोग को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो है प्रॉब्लम हम लोग को ना हो, और अगर है और मान लीजिए कि नेक्स्ट ईयर या उसके बाद आप लोग का मेडिकल होने वाला है, मतलब अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उन सारी चीज़ों का आप लोग ऑपरेशन या जो भी है वो करवा सकें, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो वहाँ जो टेस्ट होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग का यूरिन टेस्ट होता है। ठीक है, यूरिन टेस्ट हो जाता है, उसके बाद जो है सभी बच्चों को जो है वापस भेज दिया जाता है कि आप लोग जो है जहाँ पे मतलब उन लोग का बैच बना रहता है सबको एक साथ रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद सबका एक्सरे टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट हो गया, उसके बाद सबको एक्सरे रूम में वो एक बॉडी को हर एक बैच के साथ अपॉइंट कर देते हैं। वही आदमी जो है सबको एक एक जगह जो है लेता जाता है जहाँ जहाँ प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप टेस्ट होना है। तो सबसे पहले यूरिन टेस्ट हो गया, फिर एक्सरे टेस्ट होता है। ठीक है, एक्सरे हो जाता है, एक्सरे हर एक बच्चे का हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो ये सब बहुत ज़्यादा जो है मेजर टेस्ट नहीं है। ठीक है, ये सब नॉर्मली लगभग लोगों का सही होता है। उसके बाद जो है हम लोग को वापस वहाँ लाया जाता है जहाँ पे विज़न टेस्ट होना रहता है। ठीक है, वहाँ पे 2-3 डॉक्टर होते हैं, ठीक है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं। उसको जो है आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, अगर आपके साथ प्रॉब्लम है विज़न में तो आप लोग उनको जो है ऐसा नहीं होगा कि आप लोग कुछ ऐसा टेक्निक कुछ कर लें कि जो है उसको वो बच जाए उससे। ठीक है, तो इस चीज़ में जो है आप लोग जेन्यून रहें पूरा। अगर आपका जेन्यून है तो ही फ़ायदा है, क्योंकि बाद में भी रेलवे में टाइम टू टाइम मेडिकल होता रहता है तो आप कहीं भी जो है वो दिक्कत आ सकता है बाद में। ठीक है, तो जब हम लोग का विज़न टेस्ट होने जाता है उसी टाइम जो डॉक्टर जो होते हैं वो उसी में वो टीथ चेक भी करते हैं। ठीक है, और आपके ईयर्स को भी चेक करते हैं। ठीक है, कि टीथ और ईयर जो है वो सही है कि नहीं, जबकि ये बहुत ज़्यादा मतलब मेजर इशू नहीं है, नॉर्मली ठीक ही रहता है। अगर आप थोड़ा प्रॉब्लम भी है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि मेरा भी मतलब जो है कोई दिक्कत नहीं हुआ था। ठीक है, उसमें नॉर्मली वो लोग चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मेन जो है वो विज़न टेस्ट आता है। ठीक है, विज़न टेस्ट में क्या है, सबसे पहले वो लोग जो है नियर चेक करते हैं कि आप लोग का नियर विज़न कैसा है, और फिर जो है हम लोग का कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस में बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि कलर ब्लाइंड है और रेलवे में जैसे ही उनको इन्फॉर्मेशन लगता है कि हम तो कलर ब्लाइंड है, मेरा तो सिलेक्शन हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। उनका भी एक अलग कैटेगरी होता है, उनमें उस चीज़ में उन लोग का सिलेक्शन हो जाता है, वो मैं बताऊंगा अभी आगे। तो फिर पहले जो है नियर टेस्ट होता है, वो बुक रहता है, बुक को रीड करने बोलते हैं। उस जैसा आप रीड करते हैं उस हिसाब से आपका जो भी विज़न होता है वो वहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन जिनके साथ जो है जिनको ग्लासेस लगा है उसके लिए मैं स्पेशली बताऊंगा, क्योंकि मुझे खुद ग्लास लगा था, मैंने भी बहुत मेहनत की थी इसके लिए, तो मैं सारा प्रोसेस जानता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो चीज़ें। तो फिर जो पहले मैं नॉर्मली जो स्टूडेंट होते हैं जिनका सब अच्छा होता है उसके लिए बता दूँ, फिर मैं ग्लासेस वालों के लिए भी बता दूँगा। फिर जो है पहले जो है हम लोग का नियर टेस्ट हो गया, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट हो जाता है। वो एक बुक रहता है, बुक से हम लोग को रीड करना होता है, और हम लोग जो अगर सही सही बोलते हैं तो फिर कलर ब्लाइंडनेस ओके है। कलर ब्लाइंडनेस ओके होना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हम और ज़्यादा पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं अगर हम कलर ब्लाइंडनेस में सही पाए जाते हैं तो। ठीक है, जबकि पावर हो तो भी चलता है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस एक मेजर इशू हो जाता है सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, ये सारी बातें हैं। फिर लास्ट में क्या आता है कि हम लोग का जो है वो विज़न टेस्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, जिसको क्लासेस लगा है उसके लिए। तो उसमें क्या है कि एक रूम रहता है जिसमें वो लोग सी टेस्ट करते हैं, अलग अलग एक 6 मीटर की दूरी पे आप लोग को जो है खड़ा कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो है वहाँ पे सी करके जो है शेप लगा रहता है, और वो अलग अलग शेप में जो है आपसे पूछते हैं। एक जो है चश्मा लगा देते हैं फॉल्स एक तरफ से ढक के, और जो है आपको उसको देख के बताना होता है। ठीक है, जिसका जो भी पावर है, अगर वो 6x6 है तो बहुत अच्छा है,
अगर पावर है भी तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप किए हैं उसमें मेडिकल क्राइटेरिया देख लीजिए कितना पावर तक अलाउड है, और उस हिसाब से आपका उस पोस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर विज़न टेस्ट के लिए आप लोग का वहाँ पे विज़न टेस्ट हो जाएगा। विज़न टेस्ट होने के बाद जब आपका नियर टेस्ट भी हो चुका है, कलर ब्लाइंडनेस हो चुका है और फॉर विज़न टेस्ट हो चुका है, पावर कुछ भी हो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का एक लैसिक टेस्ट होगा। मैं ये पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आप ये देख के ये माइंड सेट में बना सकें कि हम लोग को किस किस प्रोसेस के थ्रू जाना होगा, और फिर जो भी दिक्कतें आएंगी उसको मैं रेक्टिफाई कर दूंगा। अगर बाद में भी कोई डाउट रह गया तो मैं कमेंट सेक्शन में जो है आप पूछ सकते हैं उसमें। ठीक है, तो बाद में क्या होगा, जब फॉर विज़न टेस्ट हो जाएगा उसके बाद एक लैसिक टेस्ट होता है। ठीक है, वहाँ दूसरे जगह एक ले जाएंगे जहाँ मशीन लगा होता है, उसका एक अलग स्पेशलिस्ट होता है लैसिक टेस्ट करने के लिए। वहाँ आप लोग को जो है एक लैसिक टेस्ट होता है। ठीक है, जिनका भी पावर ज़्यादा होता है उसमें जो है फंडस टेस्ट एक होता है। फंडस चेक किया जाता है कि उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा तो मतलब इशू नहीं है, मतलब पावर तो एलिजिबल है रेलवे में, लेकिन बहुत ज़्यादा तो उनका पावर नहीं है, 10-12 पावर तो नहीं है। ठीक है, कि उनको बाद में कुछ इशू हो, ठीक है, कि वो सर्विस देने में कुछ प्रॉब्लम हो उनका। ठीक है, तो उन चीज़ों के लिए फंडस टेस्ट भी कराया जाता है। तो कुल मिला के ये ही सारा टेस्ट है। अब मैं बात करता हूँ पावर्स की कि कौन कौन सा जो है क्राइटेरिया होता है A1, A2, A3, B1, B2, B3 और C1, C2, C3। ठीक है, रेलवे मेडिकल जो होता है और भी बहुत जगह जो मेडिकल होता है वहाँ ये एक तो जो भी मेडिकल प्रोसेस होता है, जो भी क्राइटेरिया होता है उसमें A1, A2 और A3, B1, B2, B3 और C1, C2, C3 जो है वो अलग अलग बताया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो रेंज बताया गया है कि अगर आपका पावर A3 है, मतलब अगर आपका पावर -2 है, ठीक है, अगर आपका पावर -2 है तो आप A3 के अंदर कंसिडर होंगे। ठीक है, A3 के अंदर जो है कंडीशन A3 के अंदर कंसिडर होते हैं अगर आपका पावर जो है अगर जो है -2 के अंदर है। ठीक है, अगर आपका पावर -4 के अंदर है तो आप जो है बी क्राइटेरिया जो है B1 वहाँ आप कंसिडर करते हैं अगर आप 4 के अंदर हैं। ठीक है, और अगर 4 से एवब है तो आप C क्राइटेरिया मतलब C कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो यही पावर का जो है बाइफरकेशन किया गया है कि अगर हमारा पावर इतना है तो हम लोग किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हम लोग को जो है अपने पावर जो हम ग्लास लगा रहे हैं उससे तो हमको पता चल रहा है कि क्या कितना पावर है हम लोग का, उससे हम लोग को ये पता चल जाएगा कि किस पोस्ट के लिए हम एलिजिबल हैं और किस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ठीक है, तो जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो ये प्रेफरेंस में जो है इसी टाइप से हमको डालना है अपने प्रेफरेंस में इसको, कि हम लोग जिस चीज़ में फिट हैं उसको पहले डाल देंगे। ठीक है, कि अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, क्योंकि मिलना तो हमको उसी में है। ठीक है, ये सारा मेडिकल जो है वो मैं एक जो है आइडिया आपको दे दिया हूँ कि क्या कैसे मेडिकल प्रोसेस होगा सारा। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। अगर मान लीजिए कि आप किसी जैसे एक पोस्ट के लिए फिट हैं, A3 कैटेगरी के लिए अगर मान लीजिए आप फिट हैं, और B1 और C कैटेगरी के लिए जो है A3 के लिए अगर आप फिट हैं तो ये तय हो गया कि B1 और C1 के लिए अब तो आप फिट हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग समझ लेंगे कि कौन से कैटेगरी में हम आ रहे हैं, उस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस को भर देंगे। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अनफिट हो जाते हैं तो रेलवे बोर्ड के द्वारा क्या होता है, उस पोस्ट के लिए आपको एक फाइनल जो मेडिकल लिस्ट निकलती है कि कौन कौन लोग अनफिट हैं किस पोस्ट के लिए, वो RRB के द्वारा एक निकाला जाता है लिस्ट। उस लिस्ट में आप लोग जो है अपना देख सकते हैं किस किस के लिए आप फिट पाए गए हैं, किसके लिए नहीं फिट पाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मेडिकल एक री अपील का जो है प्रोसेस रखा जाता है कि अगर आप संतुष्ट नहीं हैं उस मेडिकल से, आप अपने यहाँ से जो है एक लेटर जाता है, उस लेटर में जो है आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से चेक करवा के जो है उसको जो है री अपील डाल सकते हैं। ठीक है, और एक बात और बतानी है कि जिन लोगों का पावर ज़्यादा होता है, जो लोग C कैटेगरी में लाई करते हैं, उन लोग का क्या होता है, एक री मेडिकल प्रोसेस होता है वहीं पे। ठीक है, जिस दिन फर्स्ट डे हम लोग जाएंगे, अगर जिन लोगों का 6/6 रहा है या कम पावर रहता है तो उन लोगों का तो सही है, लेकिन और लोगों का जिनका पावर ज़्यादा है उनका एक 3 मेंबर कमेटी जो है वो बैठती है वहाँ। ठीक है, उसमें क्या होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, क्योंकि मेरा पावर ज़्यादा था, 4.57 था, 4.75 था, तो क्या हुआ, मेरा री मेडिकल जो है वो वहाँ पे 3 मेंबर कमेटी हुआ था, जिसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है, थोड़ा सा हेक्टिक होता है वो प्रोसेस, लेकिन हम लोग वो प्रोसेस कंप्लीट करके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। फाइनली हम लोग को जिस पोस्ट
के लिए फिट हैं वो पोस्ट में हम लोग को जो है सिलेक्शन मिल जाएगा। जब तक मेरा भी मेडिकल नहीं हुआ था तो मुझे भी लगता था कि मैं अगर मेडिकली अनफिट होता हूँ किसी पोस्ट में तो मुझे जॉब ही नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस कैटेगरी के लिए आप फिट होंगे उस कैटेगरी में आपको ज़रूर से जो है मिलेगा, आपको सीट मिलेगा। लेकिन ये है कि इसके लिए जो है आपको मेरिट, अगर आपका पावर ज़्यादा है तो आपको जो है मेरिट वो अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ जो है उसी हिसाब से फिर फाइनल सेट होती है जब फाइनल निकलता है। ठीक है, तो हम लोग का जो पूरा प्रोसेस होता है, सीबीटी होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निकलता है, फिर मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद जो है एक मेडिकल अनफिट लिस्ट निकलती है। उसके बाद जो है जिन लोग को रीअपील करना होता है उसके लिए वो रीअपील कर देते हैं कि जो लोग संतुष्ट नहीं होते। उसके बाद आरआरबी के द्वारा जो है जिस भी पोस्ट के लिए हो वो फाइनल एक लिस्ट निकलती है जिसमें कि आप लोग को किस किस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए हैं, और फाइनल कट ऑफ भी उसी टाइम निकलता है। ठीक है, तो लगभग मैं ये सारा रेलवे का जो मेडिकल प्रोसेस है वो मैं बता चुका हूँ। आपको अगर कोई भी डाउट हो और इसके रिगार्डिंग जो भी बच गया हो आपके मन में हो वो आप कमेंट सेक्शन में जो है आके पूछ सकते हैं, और चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको जो है इसके रिगार्डिंग सारा इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि मैं पूरे प्रोसेस से जर्नी से इसके गुजरा हूँ। तो मुझे रेलवे आरआरबी जो बोर्ड है और एसएससी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इसका पूरा प्रोसेस जो है आइडिया है कि किस स्टेप में क्या होता है और किस तरह से ये लोग डील करते हैं, कितने टाइम लगाते हैं हर एक चीज़ों के लिए, वो सारी चीज़ मैं जो है वो शेयर करूँगा। कोई भी डाउट हो तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। और जो है आप लोग जो है अभी कोविड चल रहा है तो जो है आप लोग जो है सेफ रहिए, वैक्सीनेशन कराइए। ऑल द बेस्ट।